हेलो बच्चे लोग। तो चलो बच्चे लोग चालू करते हैं आप लोग के कॉपीराइट का रिवीजन। तो सर सबसे पहले ये बताइए सर कि कॉपीराइट मतलब क्या होता है। देखो बेटा, कॉपीराइट ना मैक्सिमम जगह पे लगता है, जैसे कि सर म्यूजिक हो, आर्टिस्टिक वर्क हो, चाहे आप लोग का जो भी चीज हो, समझ आए कि उसमें कॉपीराइट लगता है। और कॉपीराइट एक्ट इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो भी आप लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और सर प्रोटेक्शन का ईयर कितना होता है बेटा? जनरली 60 ईयर्स रहता है, लाइफ प्लस 60 ईयर्स यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है। यहाँ पर कॉपीराइट चैप्टर में आप लोग का जो मेन तकलीफदायक जो टॉपिक है वो है बेटा नॉट इन्फ्रिंजमेंट। ऐसे केस जो इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, क्योंकि उसको आप कितना भी पढ़ने जाइए, याद करो, कुछ भी करो, उसको भूलने की नौबत आ सकती है। उसमें ना आप केसेस को बस ध्यान समझिएगा कि ऐसे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। तो चलो बच्चे लोग चालू करते हैं। सर सबसे पहले समझते हैं सर कि कॉपीराइट एक्चुअल में होता क्या। देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो बेटा, आप लोग का जो कॉपीराइट है ना बेटा, वो एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है सर, आइडियाज को प्रोटेक्ट नहीं करता। आइडियाज के लिए पेटेंट एक्ट बना हुआ है सर, इसके लिए कॉपीराइट नहीं है आप लोग का। सर तो सर कॉपीराइट क्या क्या चीज प्रोटेक्ट करता है, ध्यान समझिए सर। कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है आप लोग का ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क। मतलब जो ओरिजिनल आप लोग का लिटरेरी वर्क है सर, ड्रामेटिक वर्क है, म्यूजिकल वर्क है या तो आर्टिस्टिक वर्क है सर, इंक्लूडिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, केबल प्रोग्राम। ये नया टॉपिक आया आप लोग का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, केबल प्रोग्राम, पहले नहीं था, अब आ चुका है। इन सब का ओरिजिनल कंटेंट कॉपीराइट एक्ट आप लोगों को प्रोटेक्शन देगा सर, इंक्लूडिंग सिनेमैटिक ग्राफ फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग। मतलब सिनेमैटिक ग्राफ फिल्म मतलब जो आप लोग मूवीज देखते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग मतलब जो आप लोग म्यूजिक सुनते हैं, ये सब में भी आप लोग का कॉपीराइट एक्ट का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। समझ आए बच्चे लोग? अब ध्यान समझना सर, अब ना कॉपीराइट जो है ना बेटा, क्रिएटिविटी में बात करता है कि आप कंटेंट नए क्रिएट करिए, ओरिजिनल क्रिएट करिए, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट किया जाता है भैया ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स को कि आप जाइए नए कंटेंट क्रिएट करिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। जैसे कि बेटा यूट्यूब में जितने भी कंटेंट है ना बेटा, जो ओरिजिनल है, जैसे टी सीरीज ने कुछ गाना डाला, ठीक है, वो उसी का ही कॉपीराइट है, उसके छोड़ कोई और पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता। सपोज टी सीरीज से गाने को मैंने डाउनलोड किया थर्ड पार्टी ऐप से, उसको अगर मैं अपने यूट्यूब में डालूंगा तो तुरंत के तुरंत कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? यही सब कॉपीराइट का मुद्दा है। ये एक्ट इसलिए बनाया गया है ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओनर मतलब बोले तो सर ऑथर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जिस पर्सन ने भैया मेहनत किया है, अच्छे से उस कंटेंट को बनाया है, सिर्फ वही उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसको वही यूज कर सकता है। क्लियर बच्चे लोग? तो ध्यान समझाता हूं, यहाँ पर ना कॉपीराइट एक्ट में दो प्रकार के आप लोग के राइट्स दिए हुए हैं। एक होता है बच्चे लोग इकोनॉमिक राइट्स, दूसरा होता है आप लोग के लिए मोरल राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स क्या बोलता है भाई? रिप्रोडक्शन। वो पर्सन चाहे उस कंटेंट को कितने बार भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसकी मर्जी। जैसे कि मैंने ना वो एक गेम बनाया, ठीक है, एक गेम बनाया मैंने भाई, उसको जितने टाइम चाहूं उतना उस सीडी कैसेट में रिप्रोड्यूस कर सकता हूं, मेरी मर्जी। उसको रिप्रोड्यूस कर सकता हूं, परफॉर्म कर सकता हूं, उसको वर्क भी कर सकता हूं। जैसे मैंने एक गाना गाया, ठीक है, परफॉर्मर का राइट बता रहा हूं सर, मैंने एक गाना गाया सर, जैसे अरिजीत सिंह ने गाना गाया सर, मैं अरिजीत सिंह को मैंने गाना गाया, तो मैं उसको कहीं भी जाके सर शो में उस गाने को गा सकता हूं। मेरा राइट्स है भाई, इकोनॉमिक राइट्स, उसमें पैसा अर्न कर सकता हूं। सर मोरल राइट क्या है? सर मैं क्लेम कर सकता हूं ऑथरशिप को। ऑथरशिप को क्लेम करना मतलब ये होता है कि मेरे पास अधिकार है कि मैं बोल सकता हूं कि मैं उसका ऑथर हूं। समझ आया कि नहीं आया? मैं सर रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर सकता हूं और प्रिवेंट कर सकता हूं फॉल एट्रीब्यूशन। कोई अगर मेरे ऊपर फॉल एट्रीब्यूशन लगाएगा तो उसको प्रिवेंट कर सकता हूं, और अपने मेरे रेपुटेशन के खिलाफ अगर कुछ भी चीज आएगा तो मैं उसको प्रोटेक्ट भी कर सकता हूं। ये राइट्स दिया हुआ है आप लोग का। समझ आया बच्चे लोग? फिर आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बेटा सेक्शन 13। सेक्शन 13 को आपको समझना पड़ेगा कि कॉपीराइट किस चीज में सब्सिड करता है भैया, कंडीशंस क्या क्या होते हैं, आर्किटेक्चर वर्क में क्या क्या होता है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो कॉपीराइट का बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो सर सेक्शन जो 13 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि कॉपीराइट किस किस चीज में सब्सिड करेगा। सर कंडीशन क्या है कॉपीराइट के, कौन कौन से केस में सब्सिड नहीं करेगा, 3 बोलता है। फिर सेपरेट कॉपीराइट क्या होगा, फिर आर्किटेक्चर वर्क क्या होगा। अब समझते हैं सर पहला क्या बोलता है। सर कॉपीराइट जो है ना सर, इतने में ही सब्सिड करेगा। पहला आप लोग का बोलता है बेटा सर ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क। मतलब ओरिजिनल लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क में कॉपीराइट होगा, पहला। दूसरा बोलता है आप लोग का सिनेमैटिक ग्राफ फिल्म। जो सिनेमैटिक ग्राफ फिल्म है उसमें आप लोग कॉपीराइट सब्सिड करेगा। फिर होता है बच्चे लोग आप लोग का साउंड रिकॉर्डिंग। साउंड रिकॉर्डिंग में आप लोग कॉपीराइट सब्सिड करेगा, सेक्शन 13 का 1 बोलता है। अब ध्यान समझिए सर कंडीशन क्या क्या होता है। सर कंडीशन एकदम ध्यान समझना। देखो दो प्रकार के आप लोग के वर्क होते हैं, एक होता है बेटा आप लोग का पब्लिश्ड वर्क, एक होता है अनपब्लिश्ड वर्क। सर पब्लिश्ड वर्क मतलब वो काम जो पब्लिश हो चुका है, अनपब्लिश्ड मतलब जो पब्लिश नहीं हुआ है। तो उस केस में अगर आपको कॉपीराइट अगर लगाना है तो ध्यान समझिएगा सर, सबसे पहले आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट टाइम इंडिया में पब्लिश हो या आउटसाइड इंडिया में पब्लिश हो।
फिर से समझना, अगर पब्लिश्ड वर्क का केस है बेटा तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, और चाहे वो वर्क जो इंडिया में पब्लिश हो फर्स्ट टाइम या इंडिया से बाहर पब्लिश हो, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में, समझ आए कि नहीं है। अगर डेथ हो जाता है भैया तो बिफोर डेथ आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से पहले आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। ये हो गया पब्लिश्ड वर्क केस में। अनपब्लिश्ड वर्क केस में या तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाइए या तो डोमेसाइल इन इंडिया होना पड़ेगा आप लोग को, तभी इस केस में कॉपीराइट आप लोग को दिया जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग। फिर से अगर जॉइंट ऑथरशिप है, सर जॉइंट ऑथरशिप मतलब बोला जाता है सर एक से ज्यादा लोग अगर मालिक है तो दोनों कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर पब्लिश्ड वर्क है तो कंडीशन नंबर 1, अनपब्लिश्ड वर्क है तो कंडीशन नंबर 2। फिर अगर आर्किटेक्चर वर्क होता है, अगर आप लोग का आर्किटेक्चर वर्क है तो जो आर्किटेक्चर एक्चुअल वर्क है वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आर्किटेक्चर है और आपका वर्क जो है ना इंग्लैंड में, तो आपको कॉपीराइट यहां नहीं मिलेगा भैया। तो आप कहीं की भी आर्किटेक्चर हमको नहीं पता, लेकिन जो वर्क है वो इंडिया में लोकेट होना चाहिए, तभी आप लोगों को कॉपीराइट दिया जाएगा। ये सब सेक्शन 2 बोलता है। सर उसके बाद क्या बोला जाता है, सर किस किस चीज में सब्सिडी नहीं किया जाता, मतलब सर कौन कौन से ऐसे केस है जिसमें तुम लोग कॉपीराइट दिया ही नहीं जाएगा। आपका पहला केस होता है भैया सिनेमैटिक ग्राफ फिल्म। पहला क्या होता है सर, सिनेमैटिक ग्राफ फिल्म। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फिल्म खुद दूसरे से इंफ्रिंजमेंट है, मतलब आपने ऐसा मूवी बनाया, ऐसा सिनेमैटिक ग्राफ फिल्म बनाया जो किसी और का कॉपी है, तो आप कैसे कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो। सब्सटेंशियल पार्ट मतलब मेजर पार्ट, समझ जाइए, मेजर पार्ट ऑफ द फिल्म किसी और से चोरी करके लाया तो आपको कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। या तो साउंड रिकॉर्डिंग किसी और का इंफ्रिंजमेंट है, मतलब किसी और गाने का डुप्लीकेट मार के रखे हो, तो इस केस में आपको इंफ्रिंजमेंट करके रखे हो, तो इस केस में आपको कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। समझ आए कि नहीं बच्चे लोग। ठीक, फिर ध्यान समझना। फिर सेपरेट कॉपीराइट। अब एक चीज समझाओ, सेपरेट कॉपीराइट मतलब क्या होता है। अगर कन्वर्जन होता है, पहले एग्जांपल समझो, जैसे कि ना एक ना बच्चे पहले लोग नॉवल लिखते हैं, ठीक है, कोई पर्सन मिस्टर ए है, उसने नॉवल लिखा, फिर इसी नॉवल के आधार पे ना मिस्टर बी सपोज मूवी बनाते हैं, ठीक है। तो नॉवल का कॉपीराइट अलग है लिटरेरी वर्क का, और मूवी का कॉपीराइट अलग है सिनेमैटिक ग्राफ फिल्म का। ये सेक्शन 13 का 4 बोलता है। तो कॉपीराइट ऑफ फिल्म इज सेपरेट फ्रॉम द वर्क इन रिस्पेक्ट फ्रॉम whom इट इज मेड। समझ आया कि नहीं, जहां से वो बनाया गया है और फिल्म का कॉपीराइट दोनों अलग होगा। एग्जांपल में नॉवल ही है, नॉवल का कॉपीराइट अलग होता है और मूवी से कॉपीराइट अलग होता है। समझ आया कि नहीं। फिर आर्किटेक्चर वर्क की बात समझते हैं, ध्यान समझना। जो आर्किटेक्चर वर्क में ना बेटा कॉपीराइट सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर और डिजाइन में होगा। कोई सर प्रोसेस और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में बात नहीं करोगे आप लोग। अगर आपको प्रोसेस में बात करना है तो जाइए भैया पेटेंट एक्ट में, यहां काम नहीं आएगा। समझ आएगी नहीं आया। तो सर जो आर्किटेक्चर वर्क है सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर और डिजाइन में ही बात करेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग। एक बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन आगे जाके आने वाला है, पहले सुन लो बेटा। आर्किटेक्चर वर्क सर कॉपीराइट में आता है, तो सर डिजाइन किस में आता है, डिजाइन एक्ट भी एक बनाया गया। देखो आर्किटेक्चर वर्क करना बेटा सेंस थोड़ा वाइडर है, समझ आए कि नहीं आए। लेकिन सर जो डिजाइन करना सर छोटा सा है, सर एकदम कम है, जो विजुअल सिंबल्स आप लोग पता करते हैं। समझ आए कि नहीं। तो डिजाइन एक्ट में भी आर्किटेक्चर वर्क आएगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चे लोग। सर फिर उसके बाद समझते हैं, ये सेक्शन 13 खत्म हुआ। अब सर ऑथर को क्या क्या प्रोटेक्शन दिया जाएगा। देखो भाई ऑथर को ना बहुत सारे राइट्स दिया जाएगा और उसके राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। सर सबसे पहले उसमें बोलता है कि सर रिप्रोडक्शन, मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो कॉपीराइट का ऑथर है सर जितने बार चाहे उतने बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। आंसर इज यस, जितने बार चाहे उतने बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। सर कॉपी जितना चाहे इशू कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है वर्क को अडॉप्ट कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है वर्क को, और सर कम्युनिकेट कर सकता है वर्क को। ये इसमें से कोई भी अधिकार चाहे वो आप एक्शन ले सकता है। समझ आए कि नहीं बच्चे लोग एवरीवन। ठीक है। अब सर ऑथर कौन होता है समझते हैं बच्चे लोग, हु इज ऑथर। अब देखो सर ऑथर मतलब एक्चुअल में होता है कि हम किसको ऑथर बोलने वाले हैं। देखो बहुत सारे यहाँ पर चीज होती है बेटा, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर, उसके बारे में समझते हैं। वो सबसे पहले ना लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क के केस में आपका ऑथर जो है ना ऑथर ही होगा, जो ऑथर कहलाता है। सर म्यूजिकल वर्क के केस में सर जो कंपोजर है। सर आर्टिस्टिक वर्क अदर देन फोटोग्राफ का सर आर्टिस्ट होता है। ओके सर अगर फोटोग्राफर के केस में जो पर्सन फोटोग्राफ ले रहा है सर। सिनेमैटिक ग्राफ फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग केस में प्रोड्यूसर हो गया भाई। और ऐसा कोई पर्सन जो कंप्यूटर जनरेटेड जैसे कि एनिमेशन में काम करता है तो उसके लिए भाई जिसने वर्क को क्रिएट किया है। समझ आए कि नहीं। तो ये मेरे लिए ऑथर है। सर ऑथर बोलने का मतलब है सीधी सी बात है सर मालिक, जो मालिक है वही ऑथर कहलाएगा। अब बच्चे लोग टर्म्स में बात कर लेते हैं। सर किसका टर्म कितना होता है, कितने साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है देख लेते हैं। अब टर्म्स में थोड़ा फोकस करिएगा। देखो जनरली जो टर्म्स होता है ना बेटा वो 60 इयर्स होता है। क्या होता है आप लोग का 60 इयर्स होता है। लेकिन इसे क्राइटेरिया देखो नॉर्मल ना 22 और 23 क्या बोलता है देखना। सर कॉपीराइट इन पब्लिश्ड लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क में लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर, मतलब आप जब तक जिंदा थे और प्लस 60 इयर्स आपको कॉपीराइट का बेनिफिट दिया जाएगा।
और सर कोई भी अगर एनोनिमस वर्क है, मतलब जिसका नाम नहीं पता यार, सीधी सी बात है, उस केस में ना नेक्स्ट 60 ईयर्स के लिए दिया जाता है, जिस टाइम पे फर्स्ट पब्लिश होगा 60 साल दिया जाएगा। समझ आए कि नहीं? फिर उसके बाद जितने भी आप लोग केस बचते हैं, ठीक है, उसका नेक्स्ट 60 ईयर्स, उसका सर फोटोग्राफ होगा, सिनेमेटिक, साउंड रिकॉर्डिंग, गवर्नमेंट वर्क, जितने भी चीज है उसके लिए नेक्स्ट 60 ईयर्स दिया हुआ है। और अगर ब्रॉडकास्ट सर उसके लिए सिर्फ 25 ईयर्स दिया हुआ है। तो चीज ध्यान रखेंगे सर, नॉर्मल केस में लाइफ प्लस 60 ईयर्स है। कितना है? लाइफ प्लस 60 ईयर्स है सर। उसके बाकी में नेक्स्ट 60 ईयर्स है और ब्रॉडकास्ट में 25 ईयर्स है। ध्यान रखेंगे ना, ब्रॉडकास्ट में 25 साल है आप लोग का। क्लियर है बच्चे लोग? देन सर आगे बढ़ते हैं। सर देन अब बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। सर ये असाइनमेंट क्या होता है? सर आपने पुराने लेक्चर्स में बताया था कि असाइनमेंट मतलब क्या होता है बेटा, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने राइट्स को ट्रांसफर करता है। अब ध्यान समझना सर, सेक्शन 18 असाइनमेंट के बारे में क्या बोलता है। असाइनमेंट आप कर सकते हो बेटा एग्जिस्टिंग वर्क के लिए और फ्यूचर वर्क के लिए भी। समझ आए कि नहीं? एग्जिस्टिंग वर्क के लिए भी कर सकते हो आप लोग, फ्यूचर वर्क के लिए भी कर सकते हो। सर इसमें एग्जिस्टिंग वर्क का काम कैसे होगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ पास क्या बोलता है कि अगर एग्जिस्टिंग वर्क के लिए आप लोग कर रहे हो तो सर पार्ट और होल राइट्स, मतलब सर पूरे अधिकार को असाइन कर सकते हो, या तो सर कुछ पार्ट को असाइन कर सकते हो, या तो पूरे टर्म को कर सकते हो, या तो आधे को कर सकते हो। 60 साल है पूरा, उसको कर सकते हो, तो कुछ समय के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर वर्क को भी कर सकते हो, मतलब आपने काम अभी तक नहीं परफॉर्म किया है, आपने बनाया ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी आप कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, इफेक्टिव तभी होगा जब वो काम आप लोग का एग्जिस्टेंस में आएगा। बट इफेक्टिव ओनली व्हेन वर्क कम इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में आएगा काम तभी आप लोग का भाई फ्यूचर वर्क इफेक्टिव माना जाएगा। असाइनमेंट क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? एवरीवन ठीक है? ध्यान समझना सर, राइट्स क्या क्या होता है, सीधी सी बात है सर। अगर वर्क आपका असाइन हो गया तो असाइनी के पास अधिकार है, नहीं हो तो असाइनर के पास है। सर ये असाइनर असाइनी कौन होता है? जो पर्सन असाइनमेंट करता है उसको असाइनर बोलते हैं, जिसको असाइन होता है उसको असाइनी बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये अधिकार दे दिया गया। ध्यान समझाता हूं सर, मोड ऑफ असाइनमेंट। आप असाइनमेंट करेंगे कैसे? देखो बेटा, असाइनमेंट करने के लिए सर आप लोग को रिटर्न एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रिटर्न एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और उसको असाइनर साइन करेगा सर, या तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा। क्या क्या डिटेल देना पड़ेगा सर? पूरा डिटेल देना पड़ेगा सर। सबसे पहले ये बोलता है कि आपका कौन सा वर्क आप असाइन कर रहे हो। समझ आए कि नहीं? कौन सा वर्क असाइन किए हो, राइट्स क्या क्या होंगे, ड्यूरेशन क्या क्या होगा, और टेरिटरी क्या क्या होगा। ये मुद्दे आप लोग को बताने ही पड़ेंगे। कौन सा वर्क असाइन हुआ है, क्या राइट असाइन हुआ है, ड्यूरेशन क्या है, टेरिटरी क्या है। एक चीज ध्यान समझना ना, एक चीज मैं आप लोग क्लियर कर देता हूं। आप जो असाइनमेंट है ना बेटा, पूरे सालों के लिए भी कर सकते हो, पार्ट के लिए भी कर सकते हो, पूरे राइट्स के लिए कर सकते हो, कुछ पार्ट राइट्स के लिए भी कर सकते हो। ये चीज ध्यान समझना। अब ना स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप रॉयल्टी कितना दोगे। भाई अगर हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं तो समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो जो ऑथर है उसको भैया रॉयल्टी मिलेगा, उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए एग्रीमेंट में कि आप कितना रॉयल्टी पे करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझाता हूं मैं। अगर असाइनी ने ना उस असाइनमेंट को 1 साल तक अगर यूज नहीं किया ना, तो मान ले जाएगा ड्रीम लैप्स। ये मान लेना कि वो लैप्स हो गया है, उसका कोई अब यूज नहीं है। सीधी सी बात है सर। अगर कोई ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं है तो 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। कितना? 5 साल के लिए। और सर अगर कोई टेरिटरी अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो ओनली इन इंडिया, इंडिया में ही वैलिड रहेगा। मतलब सीधी सी बात है सर, आप ये बोलना चाह रहे हो कि असाइनमेंट के लिए सर लिखित में देना जरूरी? हाँ बच्चे लोग, हाँ रिटर्न में देना जरूरी है। साइन कौन करेगा? जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है, साइनर, या तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पूरे डिटेल्स देने पड़ेंगे सर, ड्यूरेशन क्या है, क्या वर्क होगा, क्या राइट्स होगा, क्या टेरिटरी होगा। और अगर असाइनी ना उसको 1 साल तक अगर यूज नहीं करता तो लैप्स मान लिया जाएगा भैया, वो इन्फोर्स नहीं होगा। ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, 5 साल माना जाएगा। ड्यूरेशन कितना माना जाएगा? 5 साल माना जाएगा। और टेरिटरी अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो इंडिया ही होगा, इंडिया से बाहर नहीं होने आप लोग का। क्लियर है बच्चे लोग? अब सर क्वेश्चन राइज होता है क्या रिवोक कर सकते हैं आप लोग? ध्यान समझिए, क्या सर आप लोग का कॉपीराइट रिवोक हो सकता है जो असाइनमेंट हुआ है? देखो भाई, जो कॉपीराइट जो रिवोक होगा ना, सिर्फ और सिर्फ अपीलेट बोर्ड या अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा होगा। अगर असाइनर ने अगर कंप्लेन किया तो, जिस पर्सन ने असाइनमेंट को ट्रांसफर किया था वो पर्सन ने अगर अपीलेट बोर्ड को अगर ट्रांसफर किया, अपीलेट बोर्ड को अगर कंप्लेन किया तो उस केस में रिवोक हो सकता है। समझ आए कि नहीं? अपीलेट अथॉरिटी तभी रिवोक करेगा अगर वो हार्श टू असाइनर है, मतलब असाइनी कुछ ऐसा काम कर रहा है जो असाइनर के लिए अच्छी बात नहीं है, हार्श टू असाइनर है, तभी रिवोक होगा। समझ आए कि नहीं आया? ध्यान समझना, नोट, नो रिवोकेशन विद इन 5 years ऑफ असाइनमेंट। ये चीज जान ले रहा हूं, असाइनमेंट के 5 साल के बाद ही रिवोकेशन होगा अपीलेट बोर्ड के द्वारा। उससे पहले अपीलेट बोर्ड कभी भी नहीं कर सकता बेटा। इसका क्वेश्चन केस लॉ तुम्हारे पास्ट एग्जाम में आया था, चीज ध्यान रखेंगे। 5 साल ना, 5 साल के बाद ही अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट बोर्ड रिवोक कर पाएगा, उससे पहले नहीं कर पाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है बेटा लाइसेंस। कॉपीराइट का ना लाइसेंस ना बहुत सारे तरीकों से मिलता है आप लोग को। देखो सबसे पहला ना
जो ऑथर है ना बेटा उसको लाइसेंस मिलता है वो नॉर्मल है। उसके बाद आप लाइसेंस कैसे कैसे आप ले सकते हैं, मतलब आपको कैसे कैसे लाइसेंस मिलेगा। देखो एक सीधी सी बात बताता हूं, आपको अगर कोई भी काम को अगर वर्क को करना है, चाहे आर्टिस्टिक हो, ड्रामेटिक हो, सिनेमेटोग्राफी फिल्म हो, जो भी चीज हो, आप ऑथर बन जाइए। अगर आप ऑथर नहीं बन पा रहे हैं बेटा, आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। ये सब कहानी आप समझेंगे आप लोग तो समझते हैं सर कौन कौन सा होता है। देखो पहला बोलता है बेटा सेक्शन 13। सेक्शन 13 एक क्लियर से बात बोलता है, अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो ओनर से बात कर लो। सर राइटिंग बाय ओनर ऑथराइज पर्सन, सीधी सी बात है, जो इंटरेस्टेड पर्सन उसको लाइसेंस दिया जाएगा एग्जिस्टिंग वर्क या फ्यूचर वर्क के लिए। मतलब सेक्शन 30 क्लियर से बात है, असाइनमेंट के बारे में हिंट कर रहे हैं। आप सेक्शन 30 में ओनर से लिखवा के ला लीजिए, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। समझ आए कि नहीं आए। फिर बात होता है सेक्शन 31 बोलता है सर कंपलसरी लाइसेंस फॉर वर्क विथहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक। अब एक चीज समझाता हूं, क्या होता है ना, आपने ना वर्क को पब्लिश तो कर दिया, ठीक है, लेकिन ना आप ना बार बार बोल रहे हो कि मुझे कॉपीराइट का लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस चाहिए, लेकिन सामने वाला आपको लाइसेंस ग्रांट नहीं कर रहा है, लाइसेंस नहीं दे रहा है। तो ध्यान समझ में, आपस बोला गया ऑन कंप्लेंट टू ऑपरेट विद दैट ओनर डज नॉट ग्रांट लाइसेंस। मतलब ओनर जो है ना लाइसेंस नहीं दे रहा है भैया। मैं बहुत बार कंप्लेंट करने की कोशिश कर चुका हूं, बहुत बार बात कर चुका हूं, ओनर लाइसेंस नहीं दे रहा है। तो इस केस में अगर अपीलेट बोर्ड को ऐसा लगता है कि ओनर रिफ्यूज टू रिपब्लिश द वर्क, अगर ओनर ने ये मना कर दिया कि अब मैं काम और रिपब्लिश नहीं करूंगा, ना तो मैं पब्लिक परफॉर्म करूंगा, ना तो मैं ब्रॉडकास्ट में कम्युनिकेट करूंगा, मतलब कॉपीराइट का जो ओनर है ना तो खुद खा रहा है, ना तो दूसरे खाने दे रहा वाला हिसाब है भाई, सीधी सी बात है। ना तो खुद रिपब्लिश कर रहा है, ना तो परफॉर्म करना चाह रहा है, ना तो ब्रॉडकास्ट में अपने आप को कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो इस केस में अगर कोई पर्सन अगर कंप्लेंट फाइल करता है अपीलेट अथॉरिटी को, तो उसको कंपलसरी लाइसेंस दे दिया जाएगा। और सर अगर एक से ज्यादा लोग ने अगर अप्लाई किया, तो ध्यान समझना बेटा, अगर एक से ज्यादा लोग ने अगर अप्लाई किया ना, तो कंपलसरी लाइसेंस उसको दिया जाएगा जो बेस्ट सर्व कर पाए पब्लिक को। वो अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगा कि सर कौन बेस्ट सर्व करेगा। क्लियर है बच्चे लोग। देन आता है आप लोगों का बेटा सेक्शन 31 है। सेक्शन 31 है क्या बोलता है, कंपलसरी लाइसेंस फॉर अनपब्लिश्ड वर्क। अनपब्लिश्ड वर्क केस में कंपलसरी लाइसेंस कैसे होगा। अनपब्लिश्ड वर्क में समझना कि सर ऑथर डेथ हो गया या तो अननोन हो गया, सर ऑथर सर मिल नहीं रहा है, या तो सर उसकी मृत्यु हो चुकी है, सर तो ऑथर हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, सर ओनर को हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो उस केस में आपको कंपलसरी लाइसेंस अपीलेट अथॉरिटी दे सकता है। उसको कंप्लेन करोगे तो सर उसके बदले में आप लोगों को रॉयल्टी देना पड़ेगा। लेकिन समझ आए कि ना, ये अनपब्लिश्ड वर्क का केस होता है आप लोग का। देन आफ्टर दैट समझिएगा कंपलसरी लाइसेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ डिसेबल। देखो क्या होता है ना, कोई डिसेबल पर्सन है, ठीक है, लेकिन डिसेबल पर्सन ना इतना आर्टिस्टिक वर्क बना लेता है भाई, लेकिन सर उसको लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है, ना तो लाइसेंस ले रहा है। तो कोई भी पर्सन सर कोई डिसेबल्ड पर्सन के बेनिफिट में अगर लाइसेंस लेना चाहता है तो ले सकता है। एनी पर्सन वर्किंग इन बेनिफिट ऑफ डिसेबल पर्सन अप्लाई फॉर अ कंपलसरी लाइसेंस। कंपलसरी लाइसेंस ले सकता है, अगर डिसेबल पर्सन नहीं ले पा रहा है तो किसी और पर्सन को दे सकते हो। एक चीज ध्यान समझना, आपको सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन के बेनिफिट में काम करना है। क्लियर है बच्चे लोग। सर एप्लीकेशन डिस्पोज होगा सर तुरंत फास्ट ट्रैक में 2 महीने के अंदर डिस्पोज कर दिया जाएगा सर, क्योंकि मैटर थोड़ा स्ट्रांग है। समझ आए कि नहीं है। और अपीलेट अथॉरिटी आप लोग को लाइसेंस तभी देगा बेटा जब ये कंफर्म हो जाए अपीलेट अथॉरिटी कि आप जो एक्ट कर रहे हो वो गुड फेथ में एक्ट कर रहे हो। गुड फेथ में एक्ट कर रहे हो मतलब आप डिसेबल्ड पर्सन के भलाई के लिए कर रहे हो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई डिट्रीमेंटल मैनर नहीं होना चाहिए। समझ आए कि नहीं सबको एवरीवन, ठीक। फिर 31C आता है भाई स्टेटरी लाइसेंस फॉर कवर वर्जन। अब सॉरी कवर वर्जन क्या होता है भाई, रिकॉर्ड करना उस सॉन्ग को जो ऑलरेडी प्रीवियसली पब्लिश हो चुका है, जैसे कि मेरे ढोलना सर उसका 2 आया 3 आया, ये सब कवर वर्जन होते हैं। सर किसी ने सर पुराने गाना गाया सर उसको सनम पूरी ने सर कवर बनाया, तो उसकी बात बोल रहा हूं मैं, तो उसके लिए भी स्टेटरी लाइसेंस दिया जाता है। तो ध्यान समझिएगा, कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है सर ओनर को अप्लाई कर सकता है लाइसेंस के लिए, लेकिन रिकॉर्डिंग होगा सेम मीडियम में। अगर आपने रेडियो में किया तो रेडियो में होगा, सर एवी में ऑडियो विजुअल के सिनेमैटिक ग्राफ फिल्म में किया तो सिनेमैटिक ग्राफ फिल्म में ही होना चाहिए। समझ आए कि नहीं आए। सर रिकॉर्डिंग करने से पहले नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस आपको बताना पड़ेगा मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं, रॉयल्टी देना पड़ेगा एडवांस में। कवर वर्जन आप करना चाहते हो तो फिक्स कौन करेगा सर, अपीलेट अथॉरिटी फिक्स करेगा रॉयल्टी कितना देना है आप लोग को। क्लियर है बच्चे लोग। फिर लेबल और कॉपी जो है ना एडवांस, क्योंकि अपना कवर वर्जन बनाओगे ना उसमें लेबल्स बनाना पड़ेगा, कॉपी बनाना पड़ेगा, उसको एडवांस में पहले से ओनर को प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जो बेटा एग्जैक्टली ओरिजिनल जैसे नहीं होना चाहिए। देखो ओरिजिनल और कवर में डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो भाई ओरिजिनल जो है ना उसको किसी और ने गाया, कवर को कोई और गाएगा, सीधी सी बात है। देखो ओनर से परमिशन लेके आप कवर वर्जन गा सकते हैं, लेकिन भाई रॉयल्टी पे करना पड़ेगा आपको, भाई समथिंग रिटर्न कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना आप लोग को। और लेबल और कॉपीज को समय से पहले देना पड़ेगा उसको, मतलब इशू करने से पहले, ताकि ओनर चेक कर पाए सब चीज सही है कि नहीं है। क्लियर है बच्चे लोग। ध्यान समझाता हूं मैं, कवर वर्जन कब बना जाएगा, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 कैलेंडर ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर इन विच फर्स्ट रिकॉर्डिंग वाज मेड।
जिस टाइम पे पहला रिकॉर्डिंग होगा ना, उस साल का कैलेंडर ईयर का एंड ले लो, वहां से 5 साल, उसी टाइम पे ही आप लोग कवर वर्जन दिया जाएगा, अदरवाइज आप लोग कवर वर्जन नहीं दिया जाएगा एज पर कॉपीराइट एक्ट। क्लियर है बच्चे लोग? अब सर फिर आता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए आप लोग का स्टैट्यूटरी राइट्स। अब ध्यान समझना सर, ब्रॉडकास्टिंग ना किस चीज का सर, लिटरेरी वर्क का हो गया, म्यूजिकल हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग हो गया। सर ऑर्गेनाइजेशन जो टीवी और रेडियो होता है, जैसे आप लोग समझते हैं इस चीज को, जैसे कि अब सर जैसे आईपीएल चल रहा है सर, अभी सर आईपीएल का ब्रॉडकास्ट सर जियो हॉटस्टार में होता है सर, इधर स्टार स्पोर्ट्स में होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चाहे लिटरेरी हो, म्यूजिकल हो, चाहे साउंड हो, किसी भी चीज के लिए, समझ आए कि नहीं? सर ऑर्गेनाइजेशन टीवी और रेडियो होता है, उसको भैया प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, रॉयल्टी एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा सर। अपील अथॉरिटी सेपरेट कर सकता है रेडियो और टीवी के लिए क्या क्या होगा, समझ आया कि नहीं आया? अब एक चीज समझाता हूं मैं सर, ये मैंडेटरी है कि ऑथर का नाम आपको अनाउंस करना पड़ेगा कि कौन सा गाना गाया। जैसे आप लोग को एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने टीवी चैनल्स में अगर गाना अगर देखे होंगे बेटा, तो कौन गाना गाया, कौन से मूवी का है, कंपोजर कौन है, उसका ऑथर कौन है, ये सब नाम भी डिस्प्ले कराया जाता है ड्यू टू दिस। समझ आया बच्चे लोग? फिर आता है सर सेक्शन 32 आता है लाइसेंस फॉर ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन मतलब होता है बेटा कन्वर्ट करना कोई भी लैंग्वेज में। देखो बेटा ट्रांसलेशन ना बेटा इतना आसान नहीं होता, थोड़ा ध्यान समझिएगा सर। कोई भी पर्सन ट्रांसलेट कर सकता है अगर अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है समझ आए, अपीलेट अथॉरिटी से बात करके पब्लिश और ट्रांसलेट कर सकता है लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क को। किसको? लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क को। लेकिन टाइम गैप होना चाहिए सर। नॉर्मली क्या होता है पता है, आफ्टर पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द फर्स्ट पब्लिकेशन, जिस टाइम पे पब्लिकेशन हुआ उसके 7 साल बाद आप कर सकते हो। अगर फॉरेन लैंग्वेज में है और वो पर्पस ऐसा टीचिंग, स्कॉलरशिप और रिसर्च के लिए, ध्यान समझना, अगर वो फॉरेन लैंग्वेज में है और उसका पर्पस क्या है, टीचिंग है, स्कॉलरशिप और रिसर्च है, तो उस केस में भैया 3 साल के बाद आप कर सकते हो। और अगर ऐसा लैंग्वेज में है जो सर डेवलप्ड कंट्री नहीं जानते जिसके बारे में, जैसे आप लोगों का ओडिया लैंग्वेज हो गया, मराठी हो गया, इंडिया जानती है भाई, इंडिया ओडिया को ना उड़ीसा वाले ही जानेंगे, उसके बाद वो थोड़ी जानेंगे। मराठी को सर उसके एरिया वाले जानेंगे, वो दूसरे एरिया वाले नहीं जानते। तो ऐसा लैंग्वेज जो डेवलप्ड कंट्री नहीं जानते सर, उसको 1 साल बाद आप कर सकते हो। क्लियर है बच्चे लोग यहां तक एवरीवन? तो चलिए बच्चे लोग आप लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉपीराइट सोसाइटी का। सर अब ये कॉपीराइट सोसाइटी क्या होता है? देखो बच्चे लोग, होता क्या है ना कि जो आप लोग के परफॉर्मर्स होते हैं सर, परफॉर्मर्स जैसे आपको एग्जांपल देता हूं सर, कंपोजर, आर्टिस्ट लोग होते हैं। अब ना उनका कोर फील्ड क्या होता है बेटा, काम करना, आर्टिस्टिक वर्क करना, परफॉर्म करना सर, और नए रिप्रोडक्शन करना। अब ना उनके पास इतना समय बचता नहीं है कि आप किसी किसी को लाइसेंस दें सर, किसी से रॉयल्टी कलेक्ट करें सर, रॉयल्टी सही से आया कि नहीं आया। तो ये सब तकलीफ को ना एक आर्टिस्ट और परफॉर्मर हमेशा फेस करते हैं। तो उसी कारण ना एक कॉर्पोरेट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट सामने आया है। तो कॉर्पोरेट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सर जब ना इंडिविजुअल्स ऑथर जो है ना अपने काम को ना अच्छे से एडमिनिस्टर नहीं कर पाते, तो उसी कारण ना वो लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। समझ एक ने कॉर्पोरेट सोसाइटी फॉर्म को, जैसे एग्जांपल इंडिया में ना इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी है अलग से परफॉर्मेंस के लिए। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? तो अगर आपको कॉर्पोरेट सोसाइटी अगर बनाना है तो सेक्शन सर 33 में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, किसको? एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कॉर्पोरेट सोसाइटी दे सकता है। लेकिन कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखेगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ ऑथर, ऑथर लोगों का इसमें कितना इंटरेस्ट है, मतलब जो ऑथर्स लोग हैं चाहते कि नहीं चाहते, पब्लिक ये चाहती कि नहीं चाहती, क्या पब्लिक के लिए कन्वेंस होने वाला है कि नहीं होने वाला, क्या ग्रुप ऑफ पर्सन जो लाइसेंस लेना चाहते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता चल रहा है इसके लिए कोई लाइसेंस लेना ही नहीं चाह रहे, तो क्यों कॉर्पोरेट सोसाइटी बनाओगे यार तुम लोग? समझ आए कि नहीं आए? और परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल कंपिटेंस क्या और एबिलिटी क्या है, समझ आए कि नहीं आए? और जो आप लोग कॉर्पोरेट एक्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ना एक कॉर्पोरेट सोसाइटी प्रीफर करता है सेम नेचर के लिए। जैसे कि अगर आप आर्टिस्टिक वर्क के लिए करोगे तो एक ही कॉर्पोरेट सोसाइटी, बार बार डबल डबल कॉर्पोरेट सोसाइटी नहीं बनाया जाएगा। समझ आए कि नहीं आया? टर्म कितना रहेगा? देखो टर्म आपका रहेगा 5 साल। कितने साल का सर? कॉपीराइट सोसाइटी का टर्म रहेगा 5 साल के लिए सर। वो रिन्यू हो सकता है समय समय पे आफ्टर कंसिडरिंग रिपोर्ट, मतलब जो आप लोग का रजिस्ट्रार है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, समय समय पे सर 5 साल खत्म हो जाएगा, रिपोर्ट को कंसिडर करेगा कि क्या आप लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जितना हमको चाहिए था, तो भैया कॉर्पोरेट सोसाइटी का वापस से रिन्यूअल कर दिया जाएगा सर। लेकिन पता है अगर कॉपीराइट सोसाइटी ने ना अगर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑथर, मतलब ऑथर के भलाई के लिए काम नहीं किया, उसकी हानि के लिए अगर काम कर दिया ना, कैंसिल कर देगा उसका रजिस्ट्रेशन। समझ आया कि नहीं है सबका? तो कॉर्पोरेट सोसाइटी इस तरीके से बना हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है, रॉयल्टी कलेक्ट करना सर, लाइसेंस देना, जो भी चीजें, वो सब ऑथर के बदले कॉर्पोरेट सोसाइटी परफॉर्म करेगा। क्लियर है? अब है समझना सर एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होता है, राइट्स क्या क्या होता है। कैन इशू लाइसेंस, हाँ भाई लाइसेंस इशू कर सकता है सर। कलेक्ट फीस कर सकता है, हाँ सर फीस भी कलेक्ट कर सकता है, इसको आप रॉयल्टी बोलते हैं सर। डिस्ट्रीब्यूट करेगा फीस टू ऑथर आफ्टर डिडक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब कॉर्पोरेट सोसाइटी के भी तो कुछ खर्चे होंगे, थोड़ा बहुत 1-2% जो भी चीज है उसको काट के बाकी सब पैसे को ऑथर को बांट देगा। समझ आया कि नहीं आया? अब सर आगे बढ़ते हैं ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा
ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखो, ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीजों को कोई बड़े पैमाने पे दिखाना। जैसे एग्जांपल ना, ब्रॉडकास्ट का इतना बड़ा महत्व है, इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ना एक स्टेडियम में अगर क्रिकेट मैच चलता है तो कितने लोग आएंगे सर? 10,000, 20,000 और कितने लोग आएंगे, लेकिन पूरे अगर इंडिया को दिखाना है तो उसके लिए ब्रॉडकास्ट यूज होता है। आप टीवी पे जाके देख लीजिए सर, आजकल तो आईपीएल चल रहा है सर, जियो हॉटस्टार में चलता है, हॉटस्टार ने ब्रॉडकास्ट लेके रखा है। समझ आए कि नहीं? ऐसा जियो ने लेके रखा है। अब ना ये जो ब्रॉडकास्ट है ना बेटा, ये स्पेशल राइट्स होता है, उसके छोड़ कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता। जैसे सपोज मैं आप लोग एग्जांपल देता हूँ, यूट्यूब में लाइव होता है, चलो एक काम करता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा ना तो मेरा व्यूज ज्यादा आएंगे सर, मैं पैसा कमाऊंगा सर, मोनेटाइज होगा। तो मैं काम करता हूँ, मेरे घर का टीवी है, उसमें तो जियो हॉटस्टार चल रहा है भैया, एंड्रॉइड है, तो मैंने कैमरा लगा, स्टैंड लगाया, मेरे घर वाईफाई है, मैंने कनेक्ट कर दिया, लाइव स्ट्रीम चालू कर दिया यूट्यूब में। तो क्या ये सही? आंसर इज नो भाई, मैं कमर्शियल पर्पस के लिए मैं स्ट्रीम नहीं कर सकता। देखो, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए जैसे क्या हो सकता है ना, आप लोग देखना जब फाइनल मैचेस चलते हैं तो चौक चौक में प्रोजेक्टर लगा होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, आईपीएल का फाइनल हो गया, तो ये सब चीज ना आपके वॉयलेशन इंफ्रिंजमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि क्या है भैया, ये सिर्फ आप लोग इंटरटेनमेंट पर्सन के लिए, पर्पस के लिए, कोई भी यहाँ पर कमर्शियल नहीं है। अगर कमर्शियल है तो इंफ्रिंजमेंट कहलाएगा। तो राइट समझते हैं, तो ध्यान समझिएगा, ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा स्पेशल राइट्स है, रिप्रोडक्शन राइट्स बोला जाता है। इसका वैलिड क्या होता है? 25 ईयर्स। मैंने बताया था बेटा, यही है जिसका 25 साल का होता है, बाकी सबका 60 साल प्लस लाइफ टाइम और 60 ईयर्स होता है। सॉरी। अब समझते हैं सर ऐसे कौन कौन से एक्ट है जो इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा। जैसे कि रीब्रॉडकास्ट, आप ना उस चीज को वापस से ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया यूट्यूब वाला। और हर्ड सीन बाय पब्लिक फॉर चार्जेस, आप पब्लिक को फॉर चार्जेस सर सुनवा और दिखा नहीं सकते, आप फ्री ऑफ कॉस्ट करो तो चल जाएगा। जैसे चौक में सर मैच चलता है, सर प्रोजेक्टर में मैच चला देते हैं। मेक एनी साउंड रिकॉर्डिंग और विजुअल रिकॉर्डिंग, आप सर उसको साउंड रिकॉर्डिंग और विजुअल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते सर, वो सेल नहीं कर सकते, हायर नहीं कर सकते सर, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते सर, जिसमें कि भी ब्रॉडकास्ट है नॉट कॉपीराइट। समझ आए कि नहीं? उसको आप लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है बच्चे लोग? तो रिप्रोडक्शन का राइट्स होता है। ध्यान समझना, ब्रॉडकास्टिंग के लिए सिर्फ 25 साल का दिया जाता है टेन्योर आप लोग को। क्लियर? फिर आता है भाई परफॉर्मर राइट, वही आप लोगों ने पढ़ा था भाई, मोरल राइट्स होता है और इकोनॉमिक राइट्स होता है, सेम चीज है यहाँ पर। अब आता है सर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। देखो, कॉपीराइट का ना बेटा एक बहुत अच्छा चीज बताता हूं, कॉपीराइट ना का रजिस्ट्रेशन ना सर ऑप्शनल है, ऑब्लिगेटरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे ना बेटा, तो भी आपको एक्ट में आपको सर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी से इंफ्रिंजमेंट का मौका, मतलब इंफ्रिंजमेंट में फायदा मिलेगा। मतलब किसी ने अगर इंफ्रिंज कर दिया तो उसमें भी आप फायदा कमा सकते हो, जिसको पासिंग ऑफ भी बोलोगे आप लोग। तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है इस चीज के लिए। समझ आए कि नहीं है? और अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है भैया, आप रजिस्टर कॉर्पोरेट सोसाइटी ऑफिस जाइए, रजिस्ट्रार में आप वहां डिटेल्स दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। समझ आए कि नहीं आया? अब एक रजिस्टर्ड एक एंट्री लिखेगा, रजिस्ट्रार जो है सर एक रजिस्टर्ड मेंटेन करेगा, जिसमें लाइसेंस दिया जाएगा सर, फॉर्म 4 में दिया जाएगा, कौन कौन से वर्क है वो सब चीज का दिया जाएगा। समझ आए कि नहीं? पूरे इंक्वायरी करने के बाद आपको प्रॉपर लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया, सेम चीज है, यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। समझ आए कि नहीं आया? अब मेन बात करते हैं सर ऑफेंस। ऑफेंस मतलब बोले पेनाल्टी। अगर आपने इंफ्रिंजमेंट किया तो 2 सेक्शंस आप लोग गवर्न होंगे सर। पहला सेक्शन आप लोग का बोलता है सर सेक्शन 63, सेक्शन 63A। 63 बोलता है आप लोग फर्स्ट ऑफेंस, 63A बोलता है आप लोग सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस। 63 आप लोग क्या बोलता है, अगर आपने पहला ऑफेंस किया तो भैया आप लोग को इंप्रिजमेंट, सर इंप्रिजमेंट मतलब जेल। देखो हमारा छोटू जेल के अंदर बंद हो गया है, समझ आया कि नहीं सर? इंप्रिजमेंट 6 महीने से लेकर 3 साल तक, और फाइन जो है ना 50,000 से 2 लाख तक। सर ये किसी और एक्ट से मिलता जुलता है? हाँ बेटा किसी और एक्ट से मिलता जुलता है, अदर एक्ट में भी यही पेनाल्टी है। 6 महीने से लेकर 3 साल तक, 50,000 से लेकर 2 लाख तक। समझ आया कि नहीं? फिर सर सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस में क्या होता है, अगर सेकंड और उसके बाद करना चालू कर दे, इंप्रिजमेंट 1 से लेकर 3 साल तक हो सकता है, पेनाल्टी 1 लाख से 2 लाख तक हो सकता है, बढ़ा दिया जाएगा भैया पेनाल्टी। समझ आया कि नहीं? अब ना यहां पास ना, और इंफ्रिंजमेंट जो है ना बेटा इस तरीके से किया हुआ है कि आप ना गेन नहीं करना चाहते हो ट्रेड और बिजनेस, मतलब गलती से हो गया, अनइंटेंशनल जो भी चीजें, तो सर इस केस में ना कोर्ट ना स्पेशल रीजन से ना लोअर सेंटेंस दे सकता है आप लोग को, मतलब लोअर पेनाल्टी लगा सकता है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है भैया कि आपने जानबूझ के चीज नहीं किया तो। क्लियर है बच्चे लोग? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ना बेटा जो तुम्हारा मेन टॉपिक आता है ना, वो आता है बेटा आप लोग का इंफ्रिंजमेंट। समझते हैं सर इंफ्रिंजमेंट के बारे में। अब देखो सर इंफ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है, देखो कोई भी ना आपसे बिना पूछे आपके कॉपीराइट को पब्लिक में सेल करता है, यूज करता है सर, या तो एक्सप्लॉइट करता है, तो उसको इंफ्रिंजमेंट बोलते हैं। सेक्शन 15 में एकदम नॉर्मल चीज है। अब ना लेकिन सर ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जो हमको लगते हैं कि इंफ्रिंजमेंट हो सकता है लेकिन होते नहीं है भैया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहां पास मैं आप लोग का स्टार्ट करता हूं। देखो ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं सर जो डू नॉट कंस्टिट्यूट इंफ्रिंजमेंट, जो इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा।
देखो बच्चे लोग, इसमें आप लोग का सबसे पहला बोलता है फेयर डीलिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखो, अगर आप ना फेयर यूज कर रहे हो सर, कोई भी फेयर यूज कर रहे हो सर, कोई भी प्राइवेट यूज कर रहे हो सर, क्रिटिसिज्म कर रहे हो सर, रिव्यू कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो करंट इवेंट को। न्यूज एजेंसी लोग क्या करते हैं, जाके वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं करंट इवेंट का। सब प्राइवेट यूज के लिए किसी चीज में रिव्यू देना, ये कभी भी आप लोग का कॉपीराइट नहीं आएगा, इंफ्रिंजमेंट कभी भी नहीं आएगा। जैसे कि मैं ना एक बुक रिव्यू लिख रहा हूं, या तो भाई पर्सनल कॉपी ऑफ सॉन्ग कर रहा हूं, मतलब कोई सॉन्ग का मैं खुद के सुनने के लिए कॉपी किया, क्या ये कोई गलत यूज है? नहीं भैया, फेयर डीलिंग है, ये कभी भी इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। फिर आता है मेकिंग कॉपीज और एडॉप्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। देखो क्या होता है ना बेटा, एक चीज समझाता हूं। आप लोग कभी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए बैकअप लिए? हाँ लेते हैं सर। जैसे क्या होता है ना, मैंने आपस में क्विक एंटीवायरस डलवाया, मेरे को डर है ना भाई कहीं गलती से अगर मेरा हार्ड डिस्क उड़ गया तो कुछ गलती ना हो जाए, तो मैंने उसको पेन ड्राइव में कॉपी करके रखा है। तो सर एडॉप्शन करना और कॉपी करना बैकअप के लिए, पर्सनल यूज के लिए, इवन फॉर ऑफिस भी बता रहा हूं, ऑफिस के अगर बैकअप पर्पस के लिए भी करोगे तो ये भी आप लोग के लिए इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। समझ आए कि नहीं? फिर क्या बोलते हैं, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर इंटर ऑपरेबिलिटी। अब क्या होता है ना, एक्सट्रैक्टिंग डाटा टू मेक सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी फिर अदर सिस्टम। अब देखो एक चीज समझाता हूं मैं, कभी भी ना आप ना ऐप अगर इंस्टॉल करोगे ना, तो ऐप ना रिक्वायरमेंट मांगता है। एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, तो वो ना आपके सिस्टम का ना पहले रिक्वायरमेंट को चेक करता है कि सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं है। तो क्या उस ऐप ने इंफ्रिंजमेंट की? आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ ना कंपेबिलिटी देख रहे हैं कि क्या वो सॉफ्टवेयर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है कि नहीं चल सकता। उसको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना बोलते हैं। तो इस केस में भी आप लोग का सर इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा। क्लियर है बच्चे लोग? फिर आता है सर ऑब्जर्वेशन, स्टडी, टेस्टिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। देखो बेटा, अगर आप ना कोई भी पर्पस के लिए अगर सर स्टडी करते हो, टेस्टिंग करते हो, सर आइडियाज और प्रिंसिपल के लिए ऑब्जर्वेशन करते हो कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम को, तो कभी भी इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। समझ आए कि नहीं? फिर आता है नॉन कमर्शियल पर्सनल यूज के लिए अगर आप कोई भी चीज कॉपी करते हो। जैसे एग्जांपल देता हूं सर, अब जैसे कि ना विंडोज 10 विंडोज 11 लाइसेंस्ड वर्जन होता है। समझ आए कि नहीं? मेरे पास लाइसेंस वर्जन है, मुझे पता है कि मैं अपने लैपटॉप को सेल करने वाला हूं, अब मैं अपने दूसरे कंप्यूटर में डालना चाहता हूं यार उसको, तो मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। तो क्या है पर्सनल यूज के लिए? आंसर इज यस। इफ इट इज फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल यूज, कभी भी इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा। लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए, क्या पैसा कमाने के लिए, तो कभी भी भाई, कभी भी इंफ्रिंजमेंट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? फिर आता है भाई, ध्यान समझना सर, फिर ट्रांसिएंट और इंसिडेंशियल स्टोरेज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। देखो क्या होता है ना बेटा, अब ना आप लोगों का ना कैश डाटा होता है, जैसे कि सर आप ब्राउज करोगे तो आप लोग के में स्टोर होता है सर, टेम्पररी डाटा होता है, कभी भी जाके डिलीट हो जाता है अपने से। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन करोगे, कोई भी आप वेबसाइट में जाओगे तो रिफ्रेश होने में समय लगता है कि नहीं लगता? पहले बार खोलोगे तो, दूसरे बार खोलोगे तो फिर समय नहीं लगता तुरंत के तुरंत, मतलब एक दिन में खोलो, 2 दिन में खोलो, जैसे, क्योंकि उसका डाटा स्टोर रहता है। वो जो डाटा है ना बेटा, इंसिडेंशियल स्टोरेज, कभी भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, कभी भी इंफ्रिंजमेंट नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं आया? सेम चीज यहां पास बोला गया, ट्रांसिट स्टोरेज फॉर अ इलेक्ट्रॉनिक लिंक। अब होता क्या है ना, मैं वेब पेज का ना लिंक देता हूं आप लोग को, सपोज मैं गूगल का यहां लिंक देता हूं, गूगल फॉर्म का, तो आप सीधी सी बात है उससे जुड़े हुए अगर आप किसी भी चीज में जा रहे हो सर, डायरेक्ट लिंक कर रहे हो, जैसे कि मैं आपको बोला कि यहां पास लिंक है, आप टच करिए, आप डायरेक्ट जा सकते हैं गूगल में, तो इंफ्रिंजमेंट नहीं है अनलेस एंड अदरवाइज, अगर ओनर उसको अलग से अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। एक्सप्रेस होता है कि इंप्लाइड होता है, अगर एक्सप्रेसली अगर ओनर ने वो चीज मना कर दिया तो कर दिया भैया। समझ आया कि नहीं आया? फिर ध्यान समझना, फिर रिप्रोडक्शन फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग, कोई भी चीजों के लिए अगर जुडिशियल प्रोड्यूसिंग में अगर रिप्रोड्यूस करते हो, जैसे क्या होता है ना, एक पर्सन ने ना कॉपीराइट किया, कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट किया, कोर्ट में केस हुआ, तो कोर्ट को तो बताना पड़ेगा ना कि इंफ्रिंजमेंट कैसे हुआ। अब वकील ना उसी डॉक्यूमेंट, उसी चीजों को जो इंफ्रिंजमेंट से वापस रिप्रोड्यूस करेगा। किस लिए किया? जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए किया, इसलिए किया सर ताकि केस आगे बढ़ पाए, तो कभी भी तुम्हारा इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? फिर क्या होता है रिप्रोडक्शन इन सर्टिफाइड कॉपीज। आप सर्टिफाइड कॉपीज को, लीगल डॉक्यूमेंट को अगर आप रिप्रोड्यूस करते हो ऑफिशियल यूज के लिए, एप्लीकेबल लॉ के लिए, तो कभी भी वो आप लोग का इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। फिर आता है भाई पब्लिक रीडिंग, रेक्टिफिकेशन, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटरेरी ड्रामेटिक वर्ड। जैसे क्या होता है ना, अगर आप पब्लिकली किसी कंटेंट को रीड करते हो, सपोज ये मेरा बुक है, ठीक है, इसको अगर कोई पर्सन आपको समझाने के लिए अगर रीड करता है इसको, तो क्या वो इंफ्रिंजमेंट? आंसर इज नो। ये चीज ध्यान समझिएगा। जैसे एग्जांपल, अ टीचर रीडिंग अ बुक पैसेज इन अ क्लास, भाई रविंद्रनाथ टैगोर सर है, उनका कुछ सर पैसेज है, टीचर रीड कर रहा है, तो क्या इंफ्रिंजमेंट? आंसर इज नो भाई, ये पब्लिक यूज के लिए। समझ आए कि नहीं? फिर बोलता है सर पब्लिकेशन फॉर द इंस्ट्रक्शनल यूज। अब देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज अगर इंस्ट्रक्शन को अगर आप रिलीज करते हो तो कभी भी कॉपीराइट नहीं कहलाएगा। फिर बोलता है सर रिप्रोडक्शन फॉर इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन। अब होता क्या है ना, अब ना जैसे कि कुछ कुछ बुक्स में ना सर कॉपीराइट होते हैं एग्जामिनेशन के पर्पस, ध्यान समझना, एग्जामिनेशन एजुकेशन पर्पस के लिए ना
क्वेश्चन और आंसर को ना मैंने प्रिंट करवाया इंस्टीट्यूट का, समझ, इंस्टीट्यूट का मैंने क्वेश्चन एंड आंसर प्रिंट करवाया। मैं क्यों दे रहा हूं तुम लोगों को प्रिंट करके? भाई ताकि तुम एजुकेट हो पाओ, तुम चीजों को ऑब्जर्व पाओ, समझ पाओ। तो ये कभी भी आप लोग का इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा 13 के हिसाब से, समझ आए कि नहीं? फिर 14 क्या बोलता है? परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कोई भी चीज अगर परफॉर्म करते हो आप लोग, सर कम्युनिकेशन करते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे स्कूल्स हो गए, कोचिंग सेंटर हो गए, जैसे कि ना टीचर्स लोग मिलके ना एक प्ले की, जैसे रामायण प्ले की, चल रामायण तो सर दूर की बात है, ऐसा ड्रामेटिक वर्क जैसे कि हैरी पॉटर का प्ले किए बच्चों को चीजों को समझाने के लिए, सर बहुत सारी चीजें किए, तो ये कभी भी कॉपीराइट नहीं होगा, इंफ्रिंजमेंट। समझ आया कि नहीं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्योंकि एजुकेशन पर्पस के लिए। फिर आता है सर ब्रॉडकास्ट इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। देखो क्या होता है ना, कुछ कम्युनिटी इवेंट हुआ सर, कुछ शादी हुआ, कुछ प्रोग्राम, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, तो एक बात बताइए सर, ये सर रसम है सर, इवेंट है सर, गाना ना चलता रहता है। तो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के लिए, जैसे कि रेसिडेंशियल एरिया हो गया, नॉन प्रॉफिट क्लब हो गया, एनजीओ होगा, ये सब अगर चलाते हैं तो ये भी आप लोग के लिए इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। फिर होता है भाई क्लब परफॉर्मेंस। क्लब परफॉर्मेंस क्या होता है पता है? चैरिटी के पर्पस के लिए ना, देखना आप लोग ना, जो क्लब वाले रहते हैं, जो सिंगर्स की ग्रुप रहती है सर, ऑर्केस्ट्रा रहते हैं, ये सब जाके ना फ्री में चैरिटी में परफॉर्म करते हैं बच्चों के लिए, ये कभी भी आप लोग के लिए इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर ध्यान समझना, रिप्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ऑन करंट टॉपिक्स। अब देखो, जो अभी करंट टॉपिक चल रहा है, करंट अफेयर, उसमें अगर आर्टिकल आप लोग अगर रिप्रोड्यूस करोगे तो वो भी कभी भी इंफ्रिंजमेंट होता है। जैसे न्यूज़पेपर हो गया भाई, बार बार न्यूज़पेपर तो वही छेड़खानी करते हैं ना पॉलिटिकल मैटर्स का सर, आर्टिकल करंट टॉपिक्स में। लेकिन एक चीज ध्यान समझना, अगर भैया उसमें अगर रिप्रोडक्शन राइट्स अगर अलग से रिजर्व है, जिसको एक्सप्रेसली बोलते हैं, और आप लोग को जो पॉलिटिकल पर्सन उसे कांटेक्ट भी करना पड़ेगा भी, आप लोग अगर उसके बारे में अगर लिखना चाह रहे हो तो अगर नहीं करोगे तो इंफ्रिंजमेंट कहलाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? फिर सीधी सी बात, सर डिजिटल आर्चिविंग करना नॉन कमर्शियल पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए। अब होता क्या एक्चुअली में, सर हमारे पास बुक था, ठीक है सर, हमने उसको ई बुक में कन्वर्ट किया, तो क्या किस लिए किया भाई? जो डिजिटलाइज हम लोग स्टोर करके रखना चाह रहे हैं ना, पुराने बुक को प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, तो वो भी कभी भी मेरे लिए इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। फिर क्या बोलता है? मेकिंग कॉपीज ऑफ अनअवेलेबल वर्क बाय पब्लिक लाइब्रेरीज। देखो क्या होता है ना, ऐसा बुक जो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उसका तुम कॉपी करा सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 कॉपी। समझ आए कि नहीं? 3 मैक्सिमम प्रिंट आउट करवा सकते हो, उससे ज्यादा आप लोग प्रिंट आउट नहीं करवा पाओगे। क्लियर है बच्चे लोग? ध्यान समझिए। फिर होता है सर रिप्रोडक्शन और पब्लिकेशन ऑफ ऑफिस मटेरियल। सर कोर्ट का जजमेंट हो गया लीगल रिसर्च के लिए, कोर्ट में वर्सेस का केस होता है बेटा आप लोग का, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, उसको अगर ऑफिस मटेरियल के लिए सर इंक्लूडिंग लॉ हो गया, जो भी चीजों को अगर आप करते हो वो भी आप लोग को इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। फिर ध्यान समझना, अगर ट्रांसलेशन होता है, जैसे क्या होता है ना, गवर्नमेंट ने ना कोई एक्ट था, इंग्लिश में था, लोग नहीं समझ पा रहे थे इंग्लिश, उसको अपनी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया यार, ताकि लोग उसको समझ पाए, समझ आएगी कंडीशंस के साथ, तो कभी भी इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा यार। फिर क्या बोलते हैं सर, मेकिंग डिस्प्लेइंग इमेज ऑफ आर्किटेक्चर वर्क। अब होता क्या है ना, जैसे मंदिर गए हो, कुतुब मीनार गए होगे बचपन में, चलो नहीं गए हो भैया तो धमतरी कंगार मोती गए होगे जो यहाँ रहते हो, यहाँ भी नहीं गए, वैष्णो देवी कोई ना कोई जगह तो गए होगे ना। तो उसमें होता क्या है ना, मंदिर से बाहर, मंदिर के बाहर फोटोज बिकते हैं, समझ आए कि नहीं? वो भी कमर्शियल पर्पस के लिए, तो ये कभी भी इंफ्रिंजमेंट नहीं है। जैसे कुतुब मीनार एक आर्किटेक्चर वर्क है, सर मान लेते हैं सर उसको कोई नहीं बना सकता, यस उसको कोई नहीं बना सकता, लेकिन भाई सामने वाला फोटो बेच रहा है तो क्या कॉपीराइट है? आंसर इज नो, वो इंफ्रिंजमेंट नहीं है आप लोग का। समझ आए कि नहीं आया? पब्लिक प्लेस में सर आर्किटेक्चर वर्क का इमेज बेच रहा है ना, आर्किटेक्चर वर्क ही नहीं बेच रहा है, कुतुब मीनार को थोड़ी बेच देगा यार। समझ आए कि नहीं सबको? चलिए फिर समझते हैं। सर आर्टिस्टिक वर्क अगर सिनेमैटिक फिल्म में लाते हो, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता है, मैंने एक मूवी बना रहा था यार, मूवी में ना सपोज है सर मैं ही हीरो था ना, मैं खड़ा हूं, पीछे ना सर ताजमहल दिख रहा है, तो क्या इंफ्रिंजमेंट है क्या? अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि सर कोई भी आर्किटेक्चर वर्क कोई भी मूवी में नहीं आना चाहिए? आंसर इज नो। अलग से लिखा गया भैया ये चीज कि सर अगर कोई सिनेमैटिक ग्राफ फिल्म में आर्टिस्टिक वर्क अगर बैकग्राउंड में दिखता है सीन के रूप में, तो कभी भी इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। आप तो ऐसा बोलोगे फिर हर आर्टिस्टिक वर्क है भाई, दुनिया में कहीं शूट ही नहीं कर पाओगे फिर। समझ आए कि नहीं सबको? ठीक, अब मैं समझते हैं उसके बाद। सर 3D ऑब्जेक्ट, सर 2D से अगर आप 3D बनाते हो, सर 2D से अगर 3D बनाओगे ना, जो ऑलरेडी बन चुका है भैया, वो कभी भी आप लोग का सीधी सी बात इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। फिर बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम आर्किटेक्चर प्लान। देखो क्या होता है ना, आर्किटेक्चर प्लान मतलब होता है बेटा ब्लूप्रिंट, जो आर्किटेक्चर लोग बनाते हैं, उससे अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, आर्किटेक्चर प्लान जो है ना बेटा एक अलग इंजीनियर बनाता है और कंस्ट्रक्शन कोई अलग इंजीनियर करता है, सिविल वाला, तो यहां पास इंफ्रिंजमेंट नहीं होता। लेकिन एक चीज ध्यान समझिएगा, ब्लूप्रिंट उन्हीं का होना चाहिए, उसी घर का होना चाहिए, आप किसी और का ब्लूप्रिंट यूज नहीं कर सकते। समझ आए कि नहीं है? ध्यान समझिएगा। फिर आता है सर एग्जीबिशन ऑफ सिनेमैटिक ग्राफिक आफ्टर कॉपीराइट एक्सपायर। देखो कॉपीराइट आपका एक्सपायर हो गया, अब उसके बाद जो करना है करिए यार, सिनेमा 60 साल के बाद एक्सपायर हो गया, जो करना चाहे कर सकते हो, उसमें कभी भी इंफ्रिंजमेंट नहीं लगेगा। समझ आए कि नहीं है सबको एवरीवन? फिर उसके बाद क्या होता है ना, अब
अब सर क्या होता है ना, टेम्पररी रिकॉर्डिंग होता है सर ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए। सर ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए अगर आप टेम्पररी भी रिकॉर्ड करोगे तो भी चल जाएगा सर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, जैसे रेडियो चैनल वाले हैं आप लोग के, जो आप लोग के रेडियो चैनल वाले हैं ना, वो क्या करते हैं, मैच का सर पूरा दिखा नहीं सकते सर, लेकिन उसे कुछ इवेंट्स को दिखा देते हैं सर, ताकि लोगों को सर अच्छे से हम लोग सुना पाए, तो वो कभी भी आप लोग का इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, अब सर यहां तक तो आप लोग इतना तो समझ ही गए हैं कि जो नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, या तो जो एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के लिए होता है, वो कभी भी इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा आप लोग का। क्लियर है बच्चे लोग? फिर तो क्या होता है ना सर, अगर आप लोग कम्युनिकेट करते हो सर, कोई रिलीजियस में हो गया या तो ऑफिशियल सेरेमनी में हो गया, सर कोई क्वायर में परफॉर्मेंस कर दिया, गाना गा दिया, रिलीजियस पर्पस, जैसे मंदिर में गाना चलता है सर, चर्च में चलता है, मस्जिद में, जो भी चीजें हैं, वो कभी भी इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा आप लोग का। समझ आया कि नहीं आया? सीधी सी बात है। अब देखो क्या होता है सर, आप ना कन्वर्ट करो डिसेबिलिटी के लिए। श्रीकांत मूवी देखे हो सर? श्रीकांत मूवी में सर ब्रेन लिपि पड़ता है, जो भी चीजें एज द केस में भी। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर आप कोई कंटेंट को डिसेबल पर्सन के लिए अगर कन्वर्ट करते हो तो कभी भी इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर है बच्चे लोग? फिर ध्यान समझना सर, इंसिडेंशियल यूज के लिए सर आप ना मैनुअल्स की इंस्ट्रक्शन को सर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करो, जो भी चीजें कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। समझ आया कि नहीं आया? तो ये कभी भी इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाएगा। समझ आया कि नहीं आया? चलो कुछ क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चन को डील करा के आपको समझा देता हूं। देखो पुराने टाइम का क्वेश्चन है, क्या बोलता है देखो, रिप्रोडक्शन ऑफ म्यूजिकल वर्क बाय अ टीचर इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू स्टूडेंट। देखो रिप्रोडक्शन किया गया म्यूजिकल वर्क को ले, कारण ताकि स्टूडेंट को सर इंस्ट्रक्शन दे पाए। इंफ्रिंजमेंट नहीं है आप लोगों का। समझ आया कि नहीं है? रिप्रोडक्शन ऑफ रिसर्च फॉर ऑफ एन अनपब्लिश्ड वर्क केप्ट इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। देखो रिसर्च के लिए हुआ है भाई, कोई कमर्शियल के लिए होता तो इंफ्रिंजमेंट था, तो सर इंफ्रिंजमेंट नहीं है। मेकिंग अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ बुक बोरोड फ्रॉम अ लाइब्रेरी व्हेन सच बुक इज अवेलेबल इन मार्केट बाय डजन ऑफ द कॉपीज। आप कितना कर सकते हो सर? हम 3 कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं है? रिप्रोडक्शन या प्रेडिकल ऑफ राइट अप बाय एन एक्सपर्ट ऑन सोशल सब्जेक्ट ऑफ विच द ऑथर हैज एक्सप्रेसली रिटन इज कॉपीराइट। मतलब आपने ना सर ऐसे ऐसे टॉपिक में रिव्यू करना चाहा जो एक्सप्रेसली ओनर ने सर कॉपीराइट रिजर्व करके रखा है, फिर इंफ्रिंजमेंट है आप लोगों को। समझ आया कि नहीं है? मेकिंग कॉपीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर्म ऑफ फ्लॉपी डिस्क ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट एंड यूजिंग इट फॉर ऑफिस वर्क। कंप्यूटर प्रोग्राम को आपने भाई कॉपी किया, चाहे वो ऑफिस वर्क के लिए क्यों ना हो भाई, ये इंफ्रिंजमेंट नहीं कहलाता आप लोग का। क्लियर बच्चे लोग? ठीक है सर, फिर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं आप लोग का। ठीक, एक मिनट समझते हैं सर। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलते देखो, प्रोफेसर अजय रेसिटेड इन पब्लिक एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ पोएम बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर सर का पोएम था, उसने बच्चों को गा के सुना दिया, पढ़ के सुना दिया, तो क्या इंफ्रिंजमेंट? आंसर इज नो, इंफ्रिंजमेंट नहीं होता। ABC publisher publish a compilation of speech of अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड इन पब्लिक विदाउट परमिशन। देखो बेटा पॉलिटिकल टॉपिक है, बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते, आपने कंपाइल किया है जो अटल बिहारी वाजपेयी सर ने जो बोला। क्लियर है कि नहीं? इंफ्रिंजमेंट कहलाएगा। A newspaper published a copy of masterpiece painting of Ganesh Pen while carrying a story on his death। उनका डेथ हुआ तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल लिखा, उसी में उनके पेंटिंग का फोटो दिखा दिया, तो क्या ये बेटा इंफ्रिंजमेंट? आंसर इज नो सर, इंफ्रिंजमेंट हो ही नहीं सकता। A book is not available in India. Librarian make 10 copies of the book for the use of the public library। बताइए क्या 10 कॉपी परमिटेड है? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉपी परमिटेड है। क्लियर है सर? अब मैगजीन रिप्रोड्यूस एन आर्टिकल ऑन पॉलिटिकल टॉपिक बाय कुलदीप नायर। सर पॉलिटिकल टॉपिक है तो सर हमको परमिशन लेना पड़ेगा, अगर परमिशन नहीं है बच्चे लोग तो क्या कहलाएगा वो? इंफ्रिंजमेंट कहलाएगा। इंफ्रिंजमेंट आप लोग खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, इंफ्रिंजमेंट खत्म। अब सर रेमेडी के बारे में बात करें। देखो अगर आप कॉपीराइट का अगर इंफ्रिंजमेंट करते हो ना बच्चे लोग, क्या क्या आप लोगों को रेमेडी मिलेगा देखना। सबसे पहले एक होता है सिविल रेमेडी, क्रिमिनल और बॉर्डर। सिविल रेमेडी क्या बोलता है? इंजेक्शन करवा सकते हो, डैमेज क्लेम कर सकते हो और कॉपी को डिस्ट्रॉय करा सकते हो, डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं। समझ आए कि नहीं आए? सर क्रिमिनल रेमेडी में सर इंप्रीजमेंट में दे सकते हो, फाइन दे सकते हो और सीजर भी करवा सकते हो। सर बॉर्डर मतलब बाहर में इंपोर्ट और डिस्ट्रक्ट कर सकते हो सर इंपोर्टेड कॉपीज को। एक चीज ध्यान समझाता हूं, अगर आप कोई ऐसा कॉपी जो इंफ्रिंजमेंट कर इंपोर्ट करा रहे हो, बाहर की कंपनी में हमारा कंट्रोल नहीं है, जो पर्सन लेकिन इंपोर्ट कर रहे उसमें हमारा कंट्रोल होता है। समझ आए कि नहीं? तो इसमें इस तरीके से मना किया जाता है मेरे बच्चे लोग। तो सर रेमेडीज मिलता है सर सेक्शन 55 में, डैमेज कर सकते हो सर, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग को भी, प्रोसीडिंग को भी वसूली किया जा सकता है। क्लियर है बच्चे लोग? अब बात करते हैं सीजर में। अब ध्यान समझना सर, सीजर ऑफ इंफ्रिजिंग कॉपी प्लेट्स बाय द पुलिस। देखो कॉपीज को ना इंफ्रिज किया जा सकता है सर, पुलिस ऑफिसर और या तो नॉट विद रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर सर कॉपी को इंफ्रिंज कर सकते हैं सर, बिना वारंट के भी इंफ्रिंज कर सकते हैं। लेकिन सर अगर सीज करेंगे तो ध्यान समझना ऑफेंस 63 का होना चाहिए। समझ आए कि नहीं आया सर? अब ना सीज्ड कॉपी एंड प्लेस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट एज सुन एज प्रैक्टिकेबल। सर अगर आप कॉपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो जाइए मजिस्ट्रेट को आप करिए,
सर रिस्टोरेशन कर सकते हो भाई, अगर सब पेनाल्टी देने के बाद अगर सब चीज ठीक होता है तो आप रिस्टोर कर सकते हो अगर जरूरत पड़ रही है तो। समझ आए कि नहीं आया? अगर सर कोई भी पर्सन अगर इंफ्रिंजमेंट सर कॉपीज को अगर रखता है तो सर उसको पेनाल्टी 65 में दिया गया है, जो सर आप लोग को अप टू 2 ईयर्स का जेल ले सकता है। 63 और 60A का आप लोग का अलग से भी पेनाल्टी है। समझ आए कि नहीं बेटा? तो मोटा मोटी मेजर पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट आंसर रिवीजन खत्म होता है। हैप्पी स्टडिंग बच्चे लोग, अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो आप हम लोग को से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।